प्रिय विद्यार्थियों, नवांक डी लेसन में आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। आज हम हिंदी सामान्य कक्षा 10 का अध्याय समय नहीं मिला के अभ्यास प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। पाठ है हमारा समय नहीं मिला। इसके लेखक हैं श्रीमन नारायण अग्रवाल। इसका सारांश हमने पिछले वीडियो में समझ लिया था। आज हम इसके अभ्यास प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। तो इसका पहला लघु उत्तरीय प्रश्न है, समय न मिलने का बहाना कैसे लोग करते हैं। तो इसका उत्तर होगा, समय न मिलने का बहाना ज़्यादातर वे लोग करते हैं जो कुछ नहीं करते और उनकी टाल मटोल करने की आदत पड़ जाती है। अर्थात जो व्यक्ति काम नहीं करता और अपने कार्य को टालता रहता है, वही लोग समय न मिलने का बहाना बनाते हैं। तो ये हमारे पहले प्रश्न का आंसर हो गया। अगला हमारा प्रश्न है, समय के संबंध में अंग्रेजी की मशहूर कहावत कौन सी है। तो इसका उत्तर होगा, समय के संबंध में अंग्रेजी की मशहूर कहावत है, समय धन है। ये अंग्रेजी की मशहूर कहावत होगी। तो हमारा ये दूसरा प्रश्न हो गया। अब देखिए तीसरा हमारा प्रश्न है, मालवीय जी द्वारा आयोजित सम्मेलन सफल क्यों नहीं हो सका। देखिए इसका उत्तर क्या होगा, मालवीय जी द्वारा आयोजित सम्मेलन सफल न हो सका। उसका खास कारण तो ब्रिटिश सरकार के राजनीतिक दांवपेची थे, पर एक बात की ओर भी हमारा ध्यान गए बिना न रहा। सम्मेलन में शरीक होने के लिए नेता निश्चित समय पर ही आया करते थे, पर मालवीय जी की अनुपस्थिति के कारण वे थोड़ी देर राह देखकर तितर बितर हो जाते थे। उन्हें खबर मिलती कि अभी मालवीय जी के आने में 2 घंटे की देर है। समय की इस गैर पाबंदी के कारण मैंने कई नेताओं को हताश व परेशान होते देखा। कई लोग तो निराश होकर बीच में ही सम्मेलन का कार्य छोड़कर चले गए। ठीक है, तो इसका उत्तर ये हो गया। तो मतलब इसका आशय क्या है कि मालवीय जी द्वारा जो सम्मेलन आयोजित किए जाते थे वो सफल क्यों नहीं होते थे। तो इसका उत्तर ये होगा कि मालवीय जी द्वारा जो भी सम्मेलन आयोजित होते थे, उनके सफल न होने का एक कारण तो अंग्रेज सरकार के दावपेच थे, और उसका एक दूसरा कारण था कि मालवीय जी स्वयं कभी भी सम्मेलन में समय पर नहीं जाते थे। जो व्यक्ति सम्मेलन में शामिल होने के लिए आते थे वो तो समय पर आते थे, परंतु सम्मेलन का आयोजन करने वाले स्वयं मालवीय जी ही समय पर नहीं जाते थे। इस कारण से जो नेता आते थे वो कुछ देर तक उनकी राह देखते और फिर इधर उधर हो जाते, परेशान होकर वो इधर उधर हो जाते थे। इस कारण से वो सम्मेलन सफल नहीं हो सका। तो ये हमारा तीसरा प्रश्न हो गया। अब देखिए हमारा चौथा प्रश्न, लेखक ने किन लोगों को मुबारकबाद देना चाहा है। तो इसका उत्तर होगा, लेखक ने उन लोगों को मुबारकबाद देना चाहा है जो अपने समय का पूरा फ़ायदा उठाते हैं और एक भी मिनट बर्बाद नहीं करते। ठीक है, तो ये हमारा चौथा प्रश्न हो गया। अगला देखिए, अगला हमारा प्रश्न है, सुबह जल्दी उठने से क्या लाभ होता है। इसका उत्तर होगा, सुबह जल्दी उठने से अनेक लाभ होते हैं। इससे समय की काफ़ी बचत होती है, दिन भर स्फूर्ति का अनुभव होता रहता है। यदि हम सुबह जल्दी उठते हैं तो हमें कुछ ज़्यादा समय मिल जाता है अपने कार्य करने के लिए, और हमारा पूरा दिन स्फूर्ति से भरा हुआ जाता है। हमारा शरीर चुस्त रहता है और हमारा मन भी प्रसन्न रहता है। इसलिए सुबह जल्दी उठना चाहिए। ये सभी सुबह उठने के लाभ हैं, सुबह जल्दी उठने के लाभ हैं। अब अगला हमारा प्रश्न है, लेखक ने बड़ा व्यक्ति किसे कहा है। तो लेखक ने बहुत व्यस्त रहने वाले व्यक्ति को बड़ा व्यक्ति कहा है। जो व्यक्ति बहुत व्यस्त रहता है और अपने एक एक मिनट का सदुपयोग करता है, उसी व्यक्ति को बड़ा व्यक्ति कहा गया है। तो ये हमारा छठा प्रश्न भी हो गया। इस प्रकार हमारे लघु उत्तरीय प्रश्न पूरे हुए। अब हमारे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न हैं। तो पहला है, वक्त सबके लिए बराबर है। पंक्ति को लेखक ने किन उदाहरणों से समझाया है। ठीक है, तो इसका आंसर देखिए, वक्त सबके लिए बराबर है पंक्ति को लेखक ने बैंक और शेयर बाजार के उदाहरणों से समझाया है। वह इस तरह, अगर बैंक जवाब दे दें तो एक करोड़पति मिनटों में गरीब और भिखमंगा भी बन सकता है, लेकिन कुदरत का इंतजाम नहीं बिगड़ता। समय के सागर में शेयर बाजार की
तरह दिन में कितने ही बार ज्वार भाटा नहीं आता। धन की दुनिया में अमीर गरीब बादशाह कंगाल का फर्क है, पर खुशकिस्मती से समय के साम्राज्य में ऊंच नीच का भेदभाव नहीं रहता। ठीक है, तो वक्त के लिए सभी लोग बराबर हैं, चाहे वह कोई व्यक्ति राजा हो या कोई गरीब हो, सभी के लिए वक्त एक समान है। समय किसी के भी साथ भेदभाव नहीं करता। ठीक है, और व्यक्ति एक ही मिनट में अमीर से कंगाल भी हो सकता है। शेयर बाज़ार में उतार चढ़ाव आते रहते हैं। इससे क्या होता है, व्यक्तियों की जो संपत्ति है वो एक ही मिनट में अरबों रुपए से बिल्कुल 0 रुपये पर आ सकती है। मतलब व्यक्ति एक मिनट में ही अमीर से गरीब और गरीब से अमीर हो सकता है। ठीक है, इसलिए वक्त सभी के लिए एक समान है और सभी को वक्त की कदर करनी चाहिए। तो ये हमारा पहला प्रश्न पूरा हुआ। अगला हमारा प्रश्न है, सभा सम्मेलनों में समय के संबंध में क्या देखा जाता है। ठीक है, तो सभा और सम्मेलन जो होते हैं उनके संबंध में क्या देखा जाता है, आमतौर पर क्या होता है, ये इसका उत्तर देखिए क्या होगा। समय की तत्परता के संबंध में सभी सूबों का अर्थ होता है राज्य, सभी सूबों की कहानी करीब एक सी ही है। मतलब सभी राज्यों में एक जैसा ही हाल है। मीटिंग का समय पर शुरू होना हमेशा अपवाद रहा करता है, नियम नहीं। अर्थात यदि कोई मीटिंग समय पर शुरू हो जाती है तो उसे अपवाद कहते हैं कि ये मीटिंग समय पर शुरू हो गई है, तो ये तो अपवाद है, क्योंकि मीटिंग कभी भी समय पर शुरू नहीं होती। ज़्यादातर मीटिंग अपने तय समय से 1-2 घंटे बाद ही आरंभ होती है। ठीक है, उड़ीसा में तो कई जगह मुकर्रर किए गए वक्त से 2 घंटे बाद मीटिंग शुरू करने का रिवाज ही पड़ गया। मतलब हाँ, ऐसा नियम ही बन गया है कि अगर कोई मीटिंग 4 बजे शुरू होना है तो लोग 6 बजे आते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें लगता है कि मीटिंग 2 घंटे बाद ही शुरू होगी। वक्त बताते हुए भी मीटिंग में आने वाले सभी सज्जन यही मानकर चलते हैं कि अगर 4 बजे का समय दिया है तो मीटिंग 6 बजे शुरू होगी, उसके बाद भले ही हो पर 6 के पहले नहीं होने वाली। अर्थात व्यक्तियों ने अपने मन में यह धारणा ही बना ली है कि कोई भी मीटिंग कभी समय पर शुरू नहीं हो सकती, वह समय के बाद ही शुरू होगी और तय समय से लगभग 1-2 घंटे बाद ही शुरू होगी। इसलिए व्यक्ति तय समय से 1 या 2 घंटे बाद ही मीटिंग में जाता है। तो यह अवधारणा देखी गई है सभा और सम्मेलनों के संबंध में। ठीक है, तो ये हमारा दूसरा प्रश्न पूरा हुआ। अब हमारा तीसरा प्रश्न है, किसी भी बैठक का समय पर आरंभ हो जाना अपवाद क्यों रहा है। अब कोई बैठक यदि समय पर आरंभ हो जाए तो उसे अपवाद क्यों कहते हैं, इसका उत्तर देखिए। किसी भी बैठक का समय पर आरंभ हो जाना अपवाद ही रहा है। यह इसलिए कि देर से बैठक शुरू करने का रिवाज ही पड़ गया। ठीक है, अपवाद क्या होता है? अपवाद वो होता है जो नियम से अलग हटकर चलता है। अब जैसे कि जो मीटिंग होती है वो सभी मीटिंग लगभग अपने तय समय से 1-2 घंटे बाद शुरू होती हैं। जब सभी मीटिंग 1-2 घंटे बाद शुरू हो रही है और यदि कोई एक मीटिंग समय पर शुरू हो जाए तो मतलब कि वह मीटिंग उस नियम पर नहीं चली। किस नियम पर? लेट होने के नियम पर। अब मतलब जब वह मीटिंग लेट होने के नियम पर नहीं चल रही है तो वह क्या हो गई? अपवाद हो गई, क्योंकि उसने नियम तोड़ा है। वह नियम से अलग हटकर चल रही है, वह टाइम पर शुरू हो गई है, तो उसे हम क्या बोलेंगे? अपवाद। इसलिए कहा गया है कि कोई बैठक यदि समय पर शुरू हो जाती है तो वो क्या कहलाती है? अपवाद कहलाती है, क्योंकि लगभग सभी जो बैठक होती हैं वो देर से प्रारंभ होती हैं। ठीक है, तो ये हमारे तीसरे प्रश्न का आंसर हो गया। अगला देखिए, चौथा प्रश्न है हमारा, लेखक ने विदेशों में समय की बर्बादी के क्या उदाहरण दिए हैं। ठीक है, तो इसका उत्तर देखिए। इंग्लैंड व यूरोप के दूसरे देशों में भी समय की बर्बादी दिल खोलकर की जाती है। ठीक है, जैसे भारत में समय की बर्बादी होती है वैसे ही दूसरे देशों में, बाहर इंग्लैंड में और यूरोप के अन्य देशों में भी समय की बर्बादी की जाती है। वहाँ की सभाएं वक्त पर होती हैं,
अब वहाँ पर जो सभाएं होती हैं, जो मीटिंग होती हैं, वो तो वक्त पर हो जाती हैं और लोग समय के पाबंद भी हैं, लेकिन वहाँ के लोग इसके अलावा अन्य कार्यों में अपना समय बर्बाद करते हैं। जैसे लेकिन अगर सिनेमा व थिएटर के टिकट लेने के लिए लंबी लंबी कतारों का दृश्य आप देखें तो हैरान होंगे। वहाँ पर सिनेमा और थिएटर के लिए लोग लंबी लंबी लाइन लगाकर खड़े हो जाते हैं उनका टिकट लेने के लिए, और उनमें खड़े रहते हैं, घंटों तक इंतज़ार करते रहते हैं। और सड़कों पर भी दौड़ दौड़ कर जो व्यक्ति चलते हैं, मतलब वहाँ के लोग इतने व्यस्त हैं जो कि सड़कों पर भी दौड़ दौड़ कर चलते हैं, मतलब बहुत तेज़ चलते हैं, और इन कतारों में 2-2 घंटे 3-3 घंटे लगातार खड़े रहते हैं और अपना समय बर्बाद करते हैं। मतलब जो व्यक्ति इतने ज़्यादा व्यस्त हैं कि वो बहुत तेज़ चलते हैं, आराम से चल भी नहीं सकते, बहुत तेज़ चलते हैं क्योंकि उनका समय बर्बाद ना हो, ऐसे व्यक्ति थिएटर के लिए अपने 2-2 3-3 घंटे बर्बाद कर देते हैं, लगातार खड़े रहते हैं और केवल यही राह देखते रहते हैं कि कब टिकट घर की खिड़की खुले और उन्हें टिकट मिल जाए। इन कतारों में जवान, बूढ़े, स्त्री, पुरुष सभी होते हैं। कभी कभी 3 घंटे खड़े रहने के बाद भी थिएटर में जगह न रहने के कारण कुछ लोगों को वापस जाना पड़ता है, और इसके बाद ही मतलब वो 2-3 घंटे टिकट के लिए खड़े रहते हैं, इसके बाद भी कभी कभी उन्हें टिकट नहीं मिल पाता, लेकिन फिर भी वो लाइन में खड़े रहते हैं इस आशा से कि उन्हें टिकट मिलेगा, और फिर वह अगले दिन फिर से लाइन में लग जाते हैं कि उन्हें कल अगर उन्हें टिकट नहीं मिला था तो आज तो उन्हें टिकट मिलेगा। मतलब अपने समय की इतनी बर्बादी वो लोग करते हैं। ठीक है, तो ये हमारे चौथे प्रश्न का आंसर हो गया। अब देखिए पांचवा प्रश्न है हमारा, जीवन में समय की पाबंदी के साथ साथ कुछ लचक रखना भी जरूरी क्यों है। ठीक है, इस प्रश्न का क्या अर्थ है कि कवि ने कहा है, लेखक ने कहा है कि हमें समय की पाबंदी तो करना चाहिए अपने जीवन में, लेकिन एकदम हमें समय के अनुसार ही नहीं चलना चाहिए। मतलब केवल पाबंदी ही नहीं, पाबंदी के साथ साथ हमें कुछ लचक भी रखना चाहिए। ठीक है, देखिए आंसर, जीवन में समय की पाबंदी के साथ साथ कुछ लचक रखना भी जरूरी है। यह इसलिए कि इसके बिना कोई व्यक्ति अपना और अपने घर वालों का जीवन सुखी नहीं बना सकेगा। इससे वह चिड़चिड़ा और नाराज रहने लगेगा। अगर कोई व्यक्ति समय का बिल्कुल पाबंद हो जाए, अपना हर काम बिल्कुल टाइम टू टाइम करे, और वह इतना ज़्यादा पाबंद हो जाए समय का कि जो लोग समय की पाबंदी नहीं करते हैं उन पर नाराज़ होने लगे, तो ऐसा व्यक्ति ना तो खुद सुखी रह सकता है और ना ही अपने घर वालों को सुखी रख सकता है। हमें समय का पाबंद होना चाहिए, सही बात है, लेकिन हमें थोड़ी बहुत लचक भी रखनी चाहिए, तभी हमारा जीवन सुखी बन पाए। ठीक है, तो ये हमारे 5 प्रश्न का आंसर पूरा हुआ। अब इस पाठ की व्याकरण है, तो इसका सबसे पहला प्रश्न है, संधि विच्छेद कर संधि का नाम लिखिए। तो यहाँ पर कुछ शब्द दिए गए हैं, हमें इनकी संधि विच्छेद करना है और उनका उस संधि का नाम लिखना है जो उसमें है। तो पहला हमारा शब्द है सज्जन। तो सज्जन शब्द की संधि विच्छेद क्या होगी, सत धन जन। ठीक है, और इसमें हमारी व्यंजन संधि है। और अगला हमारा शब्द है सदुपयोग। तो इसमें संधि है, इसकी संधि विच्छेद होगी सत प्लस उपयोग। इसमें हमारी व्यंजन संधि है, क्योंकि ता व्यंजन वर्ण है और इसके बाद स्वर आया है, तो जहाँ व्यंजन का स्वर वर्ण से मेल होता है वहाँ आपकी व्यंजन संधि होती है, तो यहाँ पर व्यंजन संधि हो जाएगी। अगला देखिए सम्मेलन। तो इसकी संधि विच्छेद क्या होगी, सम धन मेलन। यहाँ भी देखिए माँ व्यंजन है। ठीक है, और इसके बाद जो आपका शब्द है मेलन, तो यहाँ पर भी माँ क्या है, व्यंजन है। तो यहाँ पर व्यंजन वर्ण से व्यंजन वर्ण का मेल हो रहा है, तो यहाँ पर भी आपकी कौन सी संधि होगी, व्यंजन होगी। तो जहाँ व्यंजन से स्वर मिलता है तो भी व्यंजन होती है, और यदि व्यंजन से व्यंजन वर्ण का मेल होता है तो भी वहाँ पर क्या होता है, व्यंजन संधि होती है। ठीक है, तो इसमें व्यंजन संधि हो जाएगी। अगला आपका है विद्यार्थी। इसका देखिए, इसका संधि विच्छेद क्या होगा, विद्या धन अर्थी। तो यहाँ पर विद्या में आ है, लास्ट अंत में आ रहा है, और यहाँ अर्थी में स्टार्टिंग में ही आ है, तो आ से आ के मिलन पर क्या होगी, यहाँ पर स्वर संधि, क्योंकि जहाँ स्वर से स्वर का मेल होता है वहाँ स्वर संधि होती है। अगला हमारा शब्द है मनोविकार। तो इसकी संधि विच्छेद होगी मनः धन विकार। तो यहाँ पर विसर्ग आया है, इसलिए इसमें क्या होगी, विसर्ग संधि होगी। ठीक है, तो ये हमारे संधि विच्छेद हो गए।
अब हमारा अगला प्रश्न है समास विग्रह कर प्रकार लिखिए। यहाँ पर कुछ शब्द दिए गए हैं, हमें इनका समास विग्रह करना है और यह भी बताना है कि इसमें कौन सा समास है। तो पहला हमारा शब्द है यथा समय। यथा समय, तो इसका समास विग्रह क्या होगा? समय के अनुसार, और उसमें हमारा अव्ययी भाव समास है। अगला हमारा शब्द है अस्त व्यस्त। अस्त व्यस्त में कौन सा समास है? इसमें आपका द्वंद्व समास है और इसका समास विग्रह क्या होगा? अस्त और व्यस्त। ठीक है। अगला हमारा शब्द है ऊंच नीच, तो इसका समास विग्रह होगा ऊंच और नीच। यहाँ पर हमारा क्या कौन सा समास है? द्वंद्व समास है इसमें भी। अगला हमारा शब्द है अर्थव्यवस्था, तो इसका समास विग्रह क्या होगा? अर्थ की व्यवस्था। ठीक है। तो इसमें क्या है हमारा? तत्पुरुष समास, क्योंकि यहाँ की जो है वो विभक्ति है और उसका इसमें लोप हुआ है, तो इसमें क्या होगा? तत्पुरुष समास है। अगला है पंचतंत्र। अब पंचतंत्र, इसका पहला शब्द क्या है? संख्यावाचक, इसलिए इसमें द्विगु समास होगा, तो इसका समास विग्रह क्या होगा? पांच तंत्रों का समूह। ठीक है। अब अगला हमारा शब्द है गजानन। गजानन का समास विग्रह क्या होगा? गज है आनन जिसका। आनन मतलब मुख, जिसका मुख कैसा है? हाथी के समान है, तो वह कौन है? गणेश जी। तो ये जो शब्द है ये एक तीसरे ही अर्थ को व्यक्त करता है, इसलिए यहाँ पर कौन सा समास होगा? बहुव्रीहि समास। ठीक है। तो ये हमारे समास विग्रह हो गए। अब अगला हमारा प्रश्न है ख्याल, सिनेमा जैसे अनेक आगत शब्द इस पाठ में आए हैं, तो ऐसे अन्य आगत शब्दों को छांटकर हमें लिखना। आगत शब्द क्या होते हैं? जो किसी विदेशी भाषा के शब्द होते हैं और हिंदी में शामिल कर लिए गए हैं, उन्हें आगत शब्द हम कहते हैं। तो इस पाठ में जो भी आगत शब्द आए हमें उन्हें खोज कर लिखना है। तो इसमें कौन कौन से आगत शब्द आए हैं? अक्सर है, उत्तर है, काफ़ी, बेशुमार, फैशन, डाकघर, बहाना, मशहूर, मुकाबला, लालसा आदि। तो ये हमारे कुछ आगत शब्द हैं, ये हमने किताब में से इनको खोज कर लिखा है। ठीक है। अब हमारा अगला प्रश्न है निम्नलिखित शब्दों के पर्यायवाची लिखिए। तो यहाँ पर कुछ शब्द हैं, हमें इनके पर्यायवाची शब्द लिखना है। तो पहला है देश, इसके पर्यायवाची क्या होंगे? वतन, राष्ट्र। अगला शब्द है आदमी, इसके पर्यायवाची क्या होंगे? मनुष्य, मानव। अगला शब्द है सुबह, तो इसके पर्यायवाची क्या होंगे? सवेरा, प्रातः। अगला शब्द है लालसा, तो इसके पर्यायवाची होंगे अभिलाषा या इच्छा। अगला है राह, तो इसके पर्यायवाची क्या होंगे? मार्ग और रास्ता। तो ये हमारे पर्यायवाची शब्द भी पूरे हुए। अब हमारा अगला प्रश्न है वाक्यों में प्रयोग कीजिए। यहाँ पर कुछ मुहावरे दिए गए हैं, हमें इनका वाक्यों में प्रयोग करना है। तो पहला मुहावरा है टाल मटोल। ठीक है। तो इसका वाक्य में प्रयोग क्या होगा? आलसी मनुष्य टाल मटोल करते रहते हैं। जो आलसी मनुष्य होते हैं वो टाल मटोल करते हैं, अपना कार्य समय पर नहीं करते। ठीक है। अगला है तितर बितर होना, तो इसका वाक्य में प्रयोग होगा घबराहट में सारा सामान तितर बितर हो गया। ठीक है। अगला हमारा मुहावरा है राह देखना, तो इसका वाक्य में प्रयोग क्या होगा? वह देर तक अपने साथी की राह देखता रहा। अगला हमारा मुहावरा है मशीन बन जाना, तो इसका वाक्य प्रयोग होगा आज विज्ञान के युग में मनुष्य का मशीन बन जाना कोई आश्चर्य की बात नहीं है। तो ये हमारे वाक्यों में प्रयोग हो गए, मुहावरे थे, मुहावरों का वाक्य में प्रयोग करना था, ये हमारा पूरा हुआ। अगला हमारा छठा प्रश्न है निम्नलिखित वाक्यों को निर्देश अनुसार परिवर्तित कीजिए। तो यहाँ पर एक वाक्य दिया गया है, वाक्य क्या है आपका? गोपाल कल आएगा। इस वाक्य को हमें निर्देश के अनुसार परिवर्तित करना है। अब निर्देश क्या है? पहला क्या है निर्देश? पहला हमारा निर्देश है निषेधवाचक, तो गोपाल कल आएगा, इसे हमें निषेधवाचक बनाना है, अर्थात नकारात्मक वाक्य बनाना है। तो देखिए गोपाल कल आएगा, इसका निषेधवाचक वाक्य क्या होगा? गोपाल कल नहीं आएगा। ठीक है। इसमें हमने नहीं लगा दिया है, तो ये हमारा क्या हो गया? नेगेटिव वाक्य बन गया, नकारात्मक वाक्य हो गया। ठीक है। अगला है प्रश्नवाचक। अब इसका प्रश्नवाचक क्या होगा? क्या गोपाल कल आएगा? तो इसमें हमने लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह भी लगा दिया, तो ये हमारा गोपाल कि क्या गोपाल कल आएगा, ये हमारा प्रश्नवाचक वाक्य बन गया।
अब अगला है विस्मयादि बोधक हमें इसे बनाना है, तो आहा गोपाल कल आएगा, इसमें हमने विस्मयादि बोधक चिन्ह भी लगा दिया है, तो ये हमारा क्या बन गया, विस्मयादि बोधक वाक्य बन गया। अगला है संदेहवाचक, ठीक है, तो इसका संदेहवाचक वाक्य क्या होगा, शायद गोपाल कल आएगा, ठीक है। तो ये हमारा छठा प्रश्न भी यहाँ पर पूरा हुआ। इस प्रकार हमारे समय नहीं मिला पाठ के अभ्यास प्रश्न पूरे होते हैं, ठीक है। अब अगले वीडियो में हम अगला पाठ पढ़ेंगे। धन्यवाद।